अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आम कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, और जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जनरलाइज्ड तो उससे मुराद क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आम तौर पे हम कोऑर्डिनेट को डिफ़ाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, it is a set of values to describe the position of a point in plane or space। यानी अगर हमारे पास ये एक टू डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो हमें इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इतना डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस और इतना डिस्टेंस जो है लॉन्ग वाई एक्सिस जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स की लेंथ आ जाती है और यहाँ के वाई के लॉन्ग जितने यूनिट्स हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्पेस हो थ्री डायमेंशनल, उसमें लेट्स सपोज कि ये एक्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जी है, तो जाहिर है कि ये पॉइंट जब स्पेस में होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम जब ड्रॉ करेंगे तो एक प्लेन के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इसका एक कंपोनेंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, जिस तरह सॉरी ये जी है, तो एक उसका अलॉन्ग जो है वो जी एक्सिस होगा, इसी तरह अलॉन्ग जो है उसका एक्स एक्सिस होगा, इसी तरह अलॉन्ग जो है उसका वाई एक्सिस होगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा जिसमें एक्स की वैल्यू भी हमें चाहिए, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए वाई की भी चाहिए और जी की भी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है सेट ऑफ वैल्यूज बन जाता है जिसमें हम जिसके अकॉर्डिंग हम बॉडी की जो या पॉइंट की जो पोजीशन है उसको एक प्लेन में या एक स्पेस में जो है वो इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो है आमतौर पे कोऑर्डिनेट्स जिनकी हम बात करते हैं। तो अब हम एक फ्री पार्टिकल लेते हैं। हमने बेसिकली बात करनी है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में पड़ा हुआ है। अब जैसे कि भी हमने बात की है कि अगर ये एक्स हो, ये वाई हो और ये जी कोऑर्डिनेट हो, तो फिर इसकी मोशन जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसमें हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जी के अलॉन्ग भी वैल्यू जो है वो चाहिए। तो अब इसकी जो पोजीशन है, जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको डिस्क्राइब जो जिनकी तादाद हमें चाहिए वो थ्री हैं, हमें थ्री चाहिए। तो इस स्पेस में जब हमारे पास एक पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास एक है और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, तो किसी रिस्ट्रिक्शन की गैर मौजूदगी में, यानी रिस्ट्रिक्शन से मुराद हम क्या लेते हैं, कंस्ट्रेंट, कि इसकी मोशन पर अगर कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो एक पार्टिकल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं
जो हमें चाहिए वो एक पार्टिकल के लिए हमारे लिए जो है वो 3 हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी। तो वो हमारे पास ये होगा 3 इंटू 1, आंसर विल बी 3। लेकिन अब अगर कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं तो फिर जो है वो क्या होगा, तो वो हम देखते हैं, इसी को रीड्रॉ करते हैं। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, और इसमें एक पॉइंट पी जो है वो मौजूद है। और यहाँ भी हम क्या देते हैं कि चलिए पहले हम ऐसे करते हैं कि एक प्लेन की बजाय जो एक लाइन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि पॉइंट पी जो है वो मूव कर सकता है along the line described by y axis। ये तो we have constrained the particle to move along y axis। तो हम उसको कंस्ट्रेंट कर दिया कि इट कैन मूव ओनली along y axis बट नॉट along x axis एंड z axis। तो इसके जो कंस्ट्रेंट्स होंगे इट विल बी z इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी, और x इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू जो है वो तब्दील नहीं होगी, लेकिन y विल वेरी, जो y कोऑर्डिनेट है इट विल वेरी। तो अब बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ हमारे पार्टिकल की वो एक है, जो कि इसकी पोजीशन को देखने के लिए हम सिर्फ जो है वो इसकी ज़रूरत है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास है 1। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास था 3n माइनस वन, सॉरी 3n, और इसमें से अगर हम 2 जो है वो माइनस करें तो हमारा पार्टिकल एक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 2, आंसर विल बी 1। यानी हमने क्या किया कि ये जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स, पॉसिबल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी फ्री स्पेस में, उसमें से जो कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस की तादाद है, यानी एक ये कंस्ट्रेंट और दूसरा जो था वो हमारा ये कंस्ट्रेंट था, तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, ये 1 है। अब इसमें हमने क्या देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट variables are reduced to describe the position of a point। तो ये हमारा जो था वो रिजल्ट ये निकला। अब इसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे हमारी प्रीवियस इक्वेशन में, वो सिर्फ हमारे पास आया है y, जबकि और ये चेंज हो रहा है, तो बॉडी हमारा मूव करेगा, लेकिन x भी चेंज नहीं होगा, जो भी उसकी वैल्यू थी वो रहेगी, और इसी तरह जो z है वो भी चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू उसकी प्रीवियस थी वो जो है वो हमारी रहेगी, जो कि यहाँ पे s की वैल्यू भी 0 है और जो z है उसकी वैल्यू जो है वो भी 0 है। तो ये जो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट नंबर ऑफ वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इसको हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम।
जब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास मौजूद हों, यानी इनकी जो तादाद होगी, अब यहाँ पर जो तादाद है डिग्री फ्रीडम की वो 1 है, और जो कोऑर्डिनेट का नेम होगा, कोऑर्डिनेट नेम will show the generalized coordinate, यानी हमें ये पता चलेगा कि कौन सा जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो इस एग्जांपल में जो हमारा y है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताएगी कि कोऑर्डिनेट्स कितने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, उनकी तादाद बताएगी। तो इट विल गिव अ नंबर, ये हमें उसकी तादाद बताएगी। और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके जो नाम होंगे वो हमारे पास होंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था उसका नाम वाई एक्सिस था, लिहाजा वाई जो है ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो अब हम जो है वो प्लेनर मोशन की बात करते हैं ताकि मज़ीद जो है वो ये क्लियर हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेनर मोशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम फर्ज कर लें कि हमारी एक स्पेस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और जो बॉडी हमारा है वो फर्ज कर लें कि इसमें है, और इसमें हम इसको कंस्ट्रेंट करते हैं कि इट कैन मूव ओनली इन द एक्स वाई प्लेन। द पार्टिकल कैन मूव, द पार्टिकल कैन मूव इन एक्स वाई प्लेन। तो इसमें अब क्या होगा, एक्स जब बॉडी हमारा ये पॉइंट पार्टिकल जो है वो हमारा मूव करेगा, लेट्स सपोज किस पाथ पे मूव करता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, और जो वाई होगा इट विल आल्सो चेंज, लेकिन जो जी है वो चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट पर भी जी जो है वो ज़ीरो रहेगा, और जब बॉडी हमारा फर्ज करेंगे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर भी हमारा जी जो है वो ज़ीरो होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स वो कितनी होगी। तो फार्मूला जो भी मैंने पीछे देखा है वो क्या था कि जितने पॉसिबल हैं स्पेस में वो हमारे हैं 3। तो इसमें से हमने लेस करने हैं, माइनस करने हैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, जितनी कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस हैं वो हमने माइनस करनी है। तो कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन हमारी कितनी है? एक, इट कैन नॉट मूव अलोंग जी एक्सिस। तो ये फार्मूला से हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3, पार्टिकल कितने हैं? एक, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस कितनी है? एक। तो इसलिए ये और 2, ये हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। तो ये जो है ये हमारी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी हुई? 2। तो अब इसका मतलब ये है कि डिग्री फ्रीडम 2 है, तो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी 2 होंगे। तो अब हमने ये देखना है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स तो वो कौन कौन से होंगे, तो इसमें हमें ये देखना है कि कंस्ट्रेंट्स की मौजूदगी में कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है? एक्स है और वाई है, लिहाजा एक्स और वाई आर दी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो उसमें हम दो किस्म के वेरिएबल्स लेंगे, और ये बात ध्यान में रखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हम वो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं जिनकी जो तादाद होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू, पोजीशन हमें सेम मिलती है लेकिन उनकी जो तादाद होती है वो कम होती है। तो कम तादाद वाले कोऑर्डिनेट्स को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कहते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो कम तादाद वाले हैं उनमें कौन सा वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है,
और ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था। तब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मज़ीद क्लियर हो सके। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है, ये उसकी सपोर्ट है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, मीन पोजीशन जिसे हम कह लें। और हम कह लेते हैं कि एट सम इंस्टेंट जो हमारा पेंडुलम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब अगर हम इसकी पोजीशन देखना चाहें कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से तो वो हम देख सकते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, यानी उसका जो ओरिजिन है वो ये है। ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन हमने ये लिया है तो हम पता है कि ये लॉन्ग नेगेटिव एक्सिस होता है और ये जो है वो हमारे पास ये होगा। तो अब इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई प्लेन में हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, पोजीशन पोजीशन इन एक्स वाई प्लेन। तो उसके लिए हमें ज़ाहिरी बात है कि इसके जो है वो ये कोऑर्डिनेट हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट और ये जो है हमें चाहिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, लेकिन सेम पोजीशन को हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल जो कि इसके साथ जो है वो बनाता है। तो अब हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक एक्स और वाई हैं और एक जो है वो हमारे पास जो है वो थीटा है। अब हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? उसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। तो पोजीशन इन एक्स वाई प्लेन, और हमारा बॉडी जो था वो मूव कर सकता था ओनली एक्स वाई प्लेन, लिहाजा उसका जो जी कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है, यानी बॉडी जो है वो हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जो वो कर रहा है, बट इट हैज़ नो मोशन अलोंग जी एक्सिस। देन हाउ मैनी देयर विल बी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फार्मूला हमारे पास है 3n माइनस, तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उनको हम अपने लिटरेचर के अंदर k से रिप्रेजेंट करते हैं। k शोज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। तो जो चूंकि हमने ये पेंडुलम लिया है और आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रेचेबल नहीं होती, वो फिक्स लेंथ होती है, मतलब ड्यूरिंग मोशन उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती। लिहाजा हमारी जो इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं वो अब दो तरह के होंगे। नंबर वन नंबर वन कंस्ट्रेंट हमारे पास ये है कि इट कैन नॉट ऑसिलेट अलोंग जी एक्सिस। और नंबर टू हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि ड्यूरिंग मोशन इट्स लेंथ डज नॉट चेंज। और जो लेंथ होती है, क्योंकि बॉडी जब हमारा मूव करेगा तो इट विल फॉर्म अ सर्कल, तो इसका एक जो है ना वो सर्कल बनता है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, और रेडियस को आपको पता है कि हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, एक्स स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको फिर लिखा जा सकता है L स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, और जो दूसरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन थी वो हमारे पास ये आ गई। तो अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दो हो गए, यानी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कितनी हो गई? दो।
तो अब हमने देखना है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन फ्री स्पेस माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो कितने हमारे इक्वेशंस हैं, दो, पार्टिकल कितने थे, एक, माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास है 3 - 2 = 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारी आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, वो 1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की तादाद है वो 1 होगी। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नंबर, अब मैं जीसी से मुराद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, वो कितनी होगी, 1 होगी। तो अब हमने देखना है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जब बॉडी ऑसिलेट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट भी तब्दील होगा और वाई भी तब्दील होगा, और जो एक और कोऑर्डिनेट है जो हमें सेम पोजीशन बता रहा है, और वो कौन सा है, वो हमारे पास है थीटा, तो थीटा भी तब्दील होगा। तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये नहीं आएंगे फॉर द सेम पोजीशन, क्योंकि इनकी तादाद जो है अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनकी जो तादाद होती है वो कम ली जाती है, लिहाजा हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी, 2 नहीं होगी। अब हमने ये देखना है कि जो एक हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है, तो कौन सा वेरिएबल है जो हमें सेम पोजीशन बता रहा है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, वो थीटा है। लिहाजा अब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास वो थीटा होगा। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विल बी थीटा। तो थीटा जो है ये हमारा जनरलाइज्ड जो है वो कोऑर्डिनेट होगा। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम आम तौर पे बुक्स के अंदर जो है वो क्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमने बात करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो इसमें हमने दो किस्म के कोऑर्डिनेट्स देखे जिनकी नेचर डिफरेंट थी। पहले ही दो एग्जांपल्स के अंदर हमने सिमिलर नेचर की बात की, तो अब हम डिफरेंट नेचर की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर जो है कोऑर्डिनेट आया है वो थीटा जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। यानी रूल हमने याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो आएंगे जिनकी तादाद कम होगी। फिर हमने ये देखना है कि वो कौन से वेरिएबल्स होंगे जो कंस्ट्रेंट मोशन के दौरान तब्दील हो रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स तब्दील हो रहे होंगे उनकी जो तादाद है वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और उनका जो नाम होगा वो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसको हमने प्रीवियसली किया था डिस्कस। उसमें हमने एग्जांपल एक ली थी जब हम प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम की बात की थी। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर हमने एक सिस्टम जो है वो बनाया है जिसमें एक पार्टिकल 1 है और जो दूसरा पार्टिकल है वो पार्टिकल 2 है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस है। और इसमें हमने ये कहा था कि P1 कैन मूव along एक्स एक्सिस, तो ये, और फिर हमने ये कहा था कि P2 कैन oscillate in एक्स वाई प्लेन। तो अब जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी जो तादाद है वो 2 है। अब 2 है पार्टिकल हमारे पास, एक पार्टिकल हमारे पास जो है P1 है और एक पार्टिकल जो है हमारे पास P2 है। अब हमने टोटल कंस्ट्रेंट्स देखने हैं फॉर ऑल पार्टिकल्स। तो अगर हम पार्टिकल 1 की बात करते हैं
तो पार्टिकल 1 के लिए जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे पास होंगे, क्योंकि ये मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो इसलिए इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स होंगे इट विल बी सॉरी y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। और पार्टिकल 2 के लिए जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्योंकि वो मूव कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है इन एक्स वाई प्लेन, इट कैन नॉट ऑसिलेट अलोंग z एक्सिस, तो इसके लिए जो कंस्ट्रेंट होगा वो हमारे पास होगा z, तो z इक्वल्स टू 0 ये। और आपको याद होगा कि जब हमने ये एग्जांपल बात की थी तो हमने कहा था कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये ये हमने इनको एक रिजिड रॉड से अटैच किया है जिसकी लेंथ a है, और ये लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि एक कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास और है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डज नॉट चेंज। और अगर हम इनके जो पार्टिकल हैं उनके पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आती है, जैसे कि हम पहले निकाली थी, वो हमारे पास आई थी लेंथ की वैल्यू के R1 माइनस R2, तो ये हम वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। बहरहाल हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो एक हमारे पास ये आ गया कंस्ट्रेंट, एक हमारे पास ये आ गया कंस्ट्रेंट, एक हमारे पास जो है ये आ गया कंस्ट्रेंट, और एक हमारे पास ये आ गया। तो इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे कंस्ट्रेंट्स बने वो कितने बने? 4। तो 4 हमारे पास जो है वो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं। तो अब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3n माइनस k। अब चूंकि हमारे पास पार्टिकल 2 हैं, तो 3n माइनस और कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जो है वो कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो लिहाजा हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 2। इसका मतलब ये है कि दो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि हर पार्टिकल के पोजीशन को, सिस्टम की जो पोजीशन है उसको देखने के लिए कि एट सम इंस्टेंट वो कहाँ पे होगा। तो दो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। अब हमने ये देखना है कि विच टू कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग, विच टू कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग, यानी कि जो वैल्यू है वो तब्दील हो रही है, वो कौन सी होगी। तो वो हम देखते हैं। क्योंकि बॉडी हमारा मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इधर मूव कर सकता है राइट और लेफ्ट, और ये जो पार्टिकल है ये हमारा ऑसिलेट कर सकता है इस प्लेन में। तो इस प्लेन में जो इसकी पोजीशन है वो, जब वो ये बॉडी हमारा ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। एक्स वाई भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम बात कर चुके हैं, एक्स वाई की जो तादाद है वो ज़्यादा है, वो हम नहीं लेंगे। लिहाजा हमारे पास सेम पोजीशन के लिए एक कोऑर्डिनेट थीटा चाहिए, और दूसरा इस पार्टिकल की पोजीशन के लिए हमें जो है वो एक्स चाहिए। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा हमारे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं इस एग्जांपल में वो होंगे एक एक्स जो पार्टिकल P1 की पोजीशन बता रहा है, और एक थीटा जो है पार्टिकल P2 की पोजीशन जो है वो बता रहा है। लिहाजा हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे Q1 विल बी एक्स एंड Q2 विल बी थीटा। इसी तरह अगर तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे जनरलाइज्ड, तो फिर Q3 आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर Q4 होगा तो आ जाएगा, और इसी तरह जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने हम Q's की जो वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको ये बता दूं कि ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कंस्ट्रेंट्स की मौजूदगी में हमें बार सिस्टम की कंप्लीट जो है वो पोजीशन यानी कॉन्फ़िगरेशन जो है बताते हैं। तो अब एक और हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी उसकी, ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम करते हैं कि हाँ, तो हमने वहाँ पे जो एग्जांपल प्रीवियसली डिस्कस की थी वो की थी डबल पेंडुलम की।
तो डबल पेंडुलम में क्या था, हमने कहा था कि हमारी एक फिक्स्ड जो है वो सपोर्ट है, उसके साथ हमने एक पेंडुलम जो है वो हैंग किया हुआ है, और इट कैन मूव अलोंग दिस प्लेन, इट कैन मूव अलोंग दिस प्लेन। और इसके साथ हमने एक और जो है बॉब के साथ एक और पेंडुलम अटैच किया है, इनकी एक और स्ट्रिंग अटैच की है एक्सटेंसिबल, और ये इस प्लेन के अंदर जो है मूव कर सकता है। तो अब हम इसके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो इसका एंगल जो है वो थीटा होगा। आप चूंकि दो एंगल बनेंगे, थीटा 1 होगा ये, और यहाँ पर जो है ये होगा थीटा 2। तो अब इसकी जो सपोर्ट है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में थी, वो मूवेबल नहीं है, लिहाजा इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। तो जो चेंज आ रही है वो इसमें और इसमें आ रही है। तब अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं, तो इसको हम कह लेते हैं पार्टिकल P1, और इसको हम कहते हैं पार्टिकल P2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। यानी जो L1 की है लेंथ, वो भी चेंज नहीं हो रही, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह L2, ये हमारे पास दूसरी कंस्टेंट इक्वेशन आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास जो है P1 के लिए x1 और y1 तो वेरी करेंगे, बट z1 विल बी 0, एंड सिमिलरली जो x2 और y2 कोऑर्डिनेट होंगे वो तो चेंज करेंगे, बट z2 विल बी 0। तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस होंगी वो 1, 2, 3 और 4, यानी जो कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस की तादाद है वो कितनी हमारे पास 4। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो हमारे पास होगी 3n माइनस के। तो पार्टिकल कितने हैं हमारे, पार्टिकल हमारे दो हैं, P1 और P2। तो 2 माइनस इक्वेशंस कितनी हैं कंस्ट्रेंट्स की, वो हमारे पास है 4। तो 4 ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसका मतलब ये होगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास आ गई 2। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की जो तादाद है वो होगी 2। अब हो गए कौन कौन से, अभी हमने देखा कि x1 भी वेरी कर सकता है, y1 भी वेरी करता है, जो बॉडी ऑसिलेट करता है, x2 भी वेरी करता है, y2 भी वेरी करता है, यानी इसकी एक्स वाई प्लेन में मोशन, इस पार्टिकल की एक्स वाई प्लेन में मोशन। लेकिन सेम पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय थीटा 1 एंड थीटा 2। तो यानी ये मोशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं थीटा 1 से, ये मोशन डिस्क्राइब की जा सकती है थीटा 2 से। तो लेस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर दीज, लिहाजा हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे थीटा 1 और थीटा 2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की जो है वो समझ आई होगी, और उनका फ़र्क का पता चल गया होगा कि आम कोऑर्डिनेट्स में और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में जो है वो क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।